एक परिवार गुस्से में एक गुंडे को मारने की बात करता है और अगली ही सुबह सचमुच उस गुंडे की मरी हुई बॉडी मिलती है। लेकिन वो कांड किसने किया कुछ पता नहीं। इस फैमिली का चारों फैमिली मेंबर एक दूसरे पर शक करते हैं और फिर एंड में जो ट्विस्ट रिवील होता है ना भाई, मूवी की शुरुआत परिमला और उसकी पत्नी स्वतंत्रता के परिवार से होती है। परिमला का नाम सुनकर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये आमतौर पर लड़कियों का नाम होता है। असल में उसके पापा ने अपनी माँ की याद में उसका नाम परिमला रखा था। वहीं उसकी पत्नी का नाम स्वतंत्रता इसलिए रखा गया क्योंकि उसका जन्म भारत की आजादी के समय हुआ था। इन दोनों की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी पराशक्ति जिसे सभी शक्ति कहते हैं और छोटी बेटी मधुमिता यानी मधु। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती है लेकिन घर के अंदर दोनों का रिश्ता बहनों से ज्यादा दुश्मन जैसा लगता है। कभी बाथरूम को लेकर लड़ाई, कभी खाने को लेकर झगड़ा और कभी किसी छोटी सी बात पर दोनों पूरा घर सिर पर उठा लेती है। परिमला नौकरी करता है और स्वतंत्रता घर संभालती है। पूरा परिवार किराए के मकान में रहता है। इनके मकान वाली ऊपर वाली मंजिल पर रहते हैं और इस परिवार की वजह से वो अक्सर परेशान रहते हैं। दरअसल शक्ति रोज सुबह नींद में अपना फोन चार्ज करने जाती है लेकिन कई बार गलती से पानी की मोटर का स्विच चालू कर देती है। इसके बाद वो कॉलेज के लिए तैयार होने में बिजी हो जाती है और मोटर बंद करना भूल जाती है। टंकी भरने के बाद पानी बाहर बहने लगता है। तब मकान मालिक नीचे आकर मोटर बंद करवाते हैं और पूरे परिवार को डांटते हैं। ये लगभग हर दूसरे दिन होने लगा था, इसलिए मकान मालिक को भी अब शक्ति की इस आदत से नफरत हो चुकी थी। इन रोज की परेशानियों के बावजूद परिवार की जिंदगी हंसी मजाक में ठीक चल रही थी। दूसरी तरफ शक्ति के पीछे चिट्टू नाम का एक लड़का पड़ा हुआ था। वो बाइक पर रोज उसका पीछा करता है और किसी न किसी बहाने उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। एक दिन शक्ति उसे साफ बोल देती है कि उसकी माँ बहुत तेज स्वभाव की है और हमेशा कहती है कि शक्ति के लिए ऐसा पति ढूंढना पड़ेगा जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में रहे। शक्ति को भी ऐसा ही लड़का चाहिए जो शादी के बाद उसकी सारी बातें माने। ये सुनकर चिट्टू बोलता है कि उसे भी ऐसी ही पत्नी चाहिए जिसके सामने उसे हमेशा दब कर रहना पड़े। उसके जवाब और मासूम हरकतों से शक्ति को हंसी आ जाती है। शुरुआत में शक्ति उसे भाव नहीं देती लेकिन चिट्टू लगातार उसके आसपास घूमता रहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और शक्ति भी उसे पसंद करने लगती है। जहाँ शक्ति की जिंदगी में चिट्टू प्यार लेकर आया था, वहीं मधु की जिंदगी में वर्गीस नाम का एक खतरनाक गुंडा जबरदस्ती घुस चुका था। वर्गीस कई दिनों से मधु का पीछा कर रहा था। वो रास्ते में उसे रोकता, उसके आसपास घूमता और बार बार अपने प्यार का दावा करता रहता था। मधु उसे बचने की कोशिश करती थी लेकिन वर्गीस पर किसी बात का असर नहीं होता। एक दिन वर्गीस सीधे परिमला के घर पहुंच जाता है। वो बिल्कुल आराम से परिमला के सामने बोलता है कि मधु उसकी जिंदगी है। परिवार इस रिश्ते को माने या ना माने, वो मधु को अपने साथ ले जाकर उससे शादी जरूर करेगा। उसकी बात सुनकर परिमला और स्वतंत्रता दोनों घबरा जाती है। इसी समय शक्ति घर पहुंचती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वर्गीस उसकी छोटी बहन को धमकाने आया है, वो गुस्से में उसके सामने खड़ी हो जाती है। शक्ति वर्गीस को चेतावनी देती है कि वो दोबारा मधु के आसपास दिखाई दिया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। लेकिन वर्गीस भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो शक्ति को धमकी देता है कि अगर वो उसकी होने वाली पत्नी की बहन नहीं होती तो वो उसके चेहरे पर एसिड फेंक देता। इतनी खतरनाक धमकी सुनने के बाद भी शक्ति नहीं डरती। वो पूरे मोहल्ले के सामने उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से भगा देती है। लेकिन वर्गीस के जाने के बाद परिमला शक्ति को डांटता है। वो बताता है कि वर्गीस कोई मामूली आवारा लड़का नहीं है बल्कि इलाके का जाना माना एक गुंडा है। जब वर्गीस छोटा था तब पीटर नाम के एक गुंडे ने उसके पापा की हत्या कर दी थी। 12 साल बाद वर्गीस ने पीटर और उसके आदमियों को मारकर अपने पापा की मौत का बदला लिया था। तभी से इलाके में उसकी दहशत फैल गई। इसके अलावा वर्गीस ड्रग्स की सप्लाई, अवैध पार्टियों और कई गलत धंधों में शामिल था। परिमला समझता है कि ऐसे आदमी को सबके सामने बेइज्जत करना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन शक्ति का मानना था कि अगर इस तरह के लोगों को शुरुआत में जवाब नहीं दिया जाएगा तो वो और ज्यादा हिम्मत करने लगेंगे। अगली सुबह परिमला सड़क से गुजर रहा होता है, तभी वर्गीस उसका रास्ता रोक लेता है। वो मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अब उसके सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों बेटियां वर्गीस की है। कुछ देर बाद स्वतंत्रता सब्जियां खरीद रही होती है। वर्गीस वहां भी पहुंच जाता है और उसके नाम पर मजाक करते हुए बोलता है कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाई तो उसकी जिंदगी से सारी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। अब परिवार समझ चुका था कि वर्गीस आसानी से पीछे नहीं हटने वाला। परिमला पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। उसे उम्मीद थी कि पुलिस की चेतावनी के बाद वर्गीस मधु का पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन शिकायत का वर्गीस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन कॉलेज से लौटते समय वर्गीस मधु को बीच रास्ते में रोक लेता है
वो बोलता है कि पुलिस में शिकायत करवा कर परिवार ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो किसी पुलिस वाले से डरने वाला नहीं है। इसके बाद वर्गीस अचानक मधु के पास जाकर उसके साथ एक सेल्फी ले लेता है। तभी पीछे से शक्ति आ जाती है। वो वर्गीस से फोटो डिलीट करने के लिए बोलती है। वर्गीस फोटो डिलीट करने के बजाय अपनी मुट्ठी बंद करके शक्ति के सामने हाथ बढ़ाता है। शक्ति को लगता है कि उसने हाथ में एसिड से भरी कोई चीज छिपा रखी है। वर्गीस पहले ही उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दे चुका था, इसलिए शक्ति एक पल के लिए डर जाती है। लेकिन वर्गीस के हाथ में सिर्फ एक अंडा होता है। वो अचानक वही अंडा शक्ति के चेहरे पर फेंक देता है और उसका डर देखकर हंसने लगता है। शक्ति को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन वर्गीस उसे ये महसूस करवा देता है कि वो कभी भी अपनी धमकी को सच में बदल सकता है। इसी बीच दिवाली आने वाली होती है। शक्ति और मधु को उम्मीद थी कि इस बार उनके पापा ढेर सारे पटाखे लेकर आएंगे, लेकिन परिमला ऑफिस से सिर्फ मिठाइयां लेकर घर लौटता है। जब परिवार पटाखों के बारे में पूछता है तो परिमला बोलता है कि पटाखे खरीदकर पैसे जलाने का कोई फायदा नहीं है। सभी लोग छत पर जाकर दूसरों की आतिशबाजी देखेंगे और ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो खुद पटाखे जला रहे हैं। इससे पैसे भी बचेंगे और किसी को चोट लगने का खतरा भी नहीं होगा। पूरा परिवार मजबूरी में छत पर पहुंच जाता है। वो दूसरे लोगों के पटाखे देखते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे डालते हैं जैसे पटाखे उन्होंने खुद चलाए हो। स्वतंत्रता परिमला से बोलती है कि कम से कम 2000 रुपए के पटाखे तो खरीदे जा सकते थे। तब परिमला बताता है कि उसकी 2 बेटियां हैं और आने वाले समय में दोनों की शादी भी करनी है, इसलिए पटाखों में पैसे जलाने के बजाय उसने दोनों के लिए थोड़ा सा सोना खरीद कर रखा है। परिमला की बात सुनकर परिवार का गुस्सा कुछ कम हो जाता है, लेकिन इसी बीच वर्गीस बाइक पर उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। वो परिमला को धमकी देता है कि अगली सुबह जब वो वापस आएगा तब परिमला को अपने मुंह से बोलना होगा कि मधु सिर्फ वर्गीस की है। अगर उसने ऐसा नहीं कहा तो वर्गीस उसकी दोनों बेटियों को अपना बना लेगा। वो जाते जाते पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली बोलता है, लेकिन उसकी बातों में छिपी धमकी को सुनकर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं बचती। घर के अंदर आने के बाद मधु एक और बात बताती है। वो परिवार को दिखाती है कि वर्गीस ने जबरदस्ती ली गई सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। इसे देखने वाले लोगों को लग रहा था कि मधु और वर्गीस के बीच कोई रिश्ता है। मधु ये भी बताती है कि कुछ दिन पहले वर्गीस ने रास्ते में उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके गाल पर किस किया था। ये सुनते ही परिमला का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बोलता है कि रोज डरकर जीने से अच्छा है कि वर्गीस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। स्वतंत्रता और शक्ति भी गुस्से में उसकी बात का समर्थन करने लगती है, लेकिन मधु बोलती है कि अगर उन्होंने वर्गीस की हत्या कर दी तो पुलिस तुरंत उन्हें तक पहुंच जाएगी और पूरा परिवार जेल चला जाएगा। परिमला फिर भी सोचता है कि अगर वर्गीस को मारना पड़े तो ऐसा करना होगा कि किसी को उनके ऊपर शक ना हो। इसके बाद बात वहीं खत्म हो जाती है। अगली सुबह पूरा परिवार दिवाली के मौके पर मंदिर जाता है। मंदिर से वापस आते समय परिमला को एक गली के अंदर स्वतंत्रता के भाई राघवन जैसा कोई आदमी दिखाई देता है। परिमला स्वतंत्रता को यह बात बताता है, लेकिन स्वतंत्रता बोलती है कि राघवन यहाँ कैसे आ सकता है, वो तो दूसरे शहर में है। परिमला को भी लगता है कि शायद उसने किसी और को देख लिया होगा। इसी दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि एक सुनसान जगह पर किसी की लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर एम पेरुमान अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। जमीन पर वर्गीस की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर चोट का निशान था, गले को तार से दबाया गया था और उसका दायां हाथ बहुत बेरहमी से काट दिया गया था। लाश की हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि हत्यारे के मन में वर्गीस के लिए बहुत गहरी नफरत थी। कुछ देर बाद शक्ति और मधु भी उसी रास्ते से गुजरती है। भीड़ देखकर दोनों वहां रुकती है और वर्गीस की लाश देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पिछली रात ही उनके घर में वर्गीस की हत्या करने की बात हुई थी और अगली सुबह सच में उसकी लाश मिल गई थी। दोनों घबरा कर घर पहुंचती है और अपने माता पिता को वर्गीस की मौत की खबर देती है। खबर सुनते ही स्वतंत्रता सबसे पहले परिमला की तरफ देखती है। वो पूछती है कि क्या पिछली रात की बात को परिमला ने सच कर दिया। परिमला तुरंत इनकार करता है, लेकिन अगले ही पल वो स्वतंत्रता पर शक करने लगता है। दरअसल कुछ ही दिन पहले स्वतंत्रता ने अपने भाई राघवन को फोन करके वर्गीस की सारी हरकतों के बारे में बताया था। राघवन ने गुस्से में पूछा था कि क्या वो चेन्नई आकर उस गुंडे को खत्म कर दे। परिमला को सुबह वाली गली में भी राघवन जैसा कोई आदमी दिखाई दिया था, इसलिए उसे शक होने लगता है कि शायद स्वतंत्रता ने अपने भाई को बुलवाकर वर्गीस की हत्या करवाई है। तभी मधु शक्ति पर शक करने लगती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि शक्ति ने भी अपने मामा राघवन को फोन करके वर्गीस के बारे में बताया था। उसने वर्गीस की फोटो
फोटो और उसकी लोकेशन तक भेजी थी। इसके अलावा शक्ति ने चिट्टू से ये भी कहा था कि उसे एक बहुत खतरनाक काम में मदद चाहिए। चिंटू ने मजाक में पूछा था कि क्या किसी की हत्या करनी है। शक्ति ने गुस्से में हाँ बोल दिया था। अब मधु को लगता कि शायद शक्ति ने चिट्टू या मामा की मदद से वर्गीस को मरवा दिया, लेकिन शक्ति उल्टा मधु पर शक करने लगती है। वो बोलते हैं कि वर्गीस असल में मधु के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए हत्या करने की सबसे बड़ी वजह भी उसी के पास थी। स्वतंत्रता को अचानक एक ज्योतिषी की बात याद आती है। उसने मधु की कुंडली देखकर कहा था कि उसकी शादी से पहले एक हत्या हो सकती है। अब परिवार के चारों फैमिली मेंबर एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगते हैं। मकान मालिक ऊपर से इनकी बातें सुन रहा होता है। परिमला की नजर उस पर पड़ते ही वो सभी को घर के अंदर ले जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में पोस्टमार्टम की शुरुआती जानकारी आती है। पुलिस को पता चलता कि वर्गीस का दायां हाथ हत्या के बाद बड़ी बेरहमी से काटा गया था। पुलिस का मानना था कि यह हत्या किसी पुराने बदले से जुड़ी हुई है। इसी समय चिट्टू पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी चोरी हुई बाइक का शिकायत दर्ज करवाता है। वो बताता है कि उसकी बाइक दिवाली वाली रात से गायब है। उस समय पुलिस उसकी शिकायत को एक नॉर्मल चोरी का मामला मानती है। वर्गीस की मौत की खबर टीवी पर भी दिखाई जाती है। मकान मालिक खबर देकर अपनी पत्नी से बोलता है कि वर्गीस को एक दिन ऐसे ही मौत मिलनी थी। दरअसल मकान मालिक की पहली पत्नी की मौत भी वर्गीस की वजह से हुई थी। एक दिन वर्गीस ड्रग्स लेकर बहुत तेज बाइक चला रहा था। उसने सड़क पार कर रही मकान मालिक की पत्नी को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने उस मामले को एक नॉर्मल सड़क हादसा बताकर बंद कर दिया था। इसलिए वर्गीस की मौत से मकान मालिक को कोई दुख नहीं था। घर के अंदर मधु बहुत डरी और उदास बैठी होती है। परिमला उससे पूछता है कि वो कोई और बात तो छिपा नहीं रही। तब मधु वर्गीस के साथ हुई कुछ पुरानी घटनाओं के बारे में बताती है। एक दिन वर्गीस के लगातार पीछा करने से परेशान होकर मधु ने किसी तरह उसका नंबर ढूंढा और उसे फोन करके खूब डांटा। कुछ दिनों बाद मधु ने वर्गीस को उसकी माँ के साथ सड़क पर देखा था। वर्गीस की माँ ने मधु को देखते ही आसपास के लोगों से कहना शुरू कर दिया था कि ये उसकी होने वाली बहू है। मधु ने दोबारा वर्गीस को फोन करके पूछा कि उसकी माँ इस तरह की बातें क्यों कर रही है। वर्गीस ने जवाब दिया कि अगर मधु सच में उससे नफरत करती है तो उसे सामने से डांट कर चली जाती, लेकिन उसने मेहनत करके उसका फोन नंबर ढूंढा और खुद फोन किया। वर्गीस के हिसाब से यही प्यार था। इसके बाद वो बोलता है कि अब उसकी माँ मधु को बहू ही मानेगी। अगली बार मधु ने गुस्से में वर्गीस की नाक पर मुक्का मार दिया। उसकी नाक बुरी तरह सूज गई थी, लेकिन वर्गीस की माँ नाराज होने के बजाय हंसने लगी। वो मधु से बोलती है कि शादी के बाद भी वर्गीस गलत हरकत करे तो उसे ऐसे ही पीटना। उसने खुद भी अपने पति को इसी तरह कंट्रोल में रखा था। वर्गीस की सूजी हुई नाक देखकर मधु को भी हंसी आ गई थी। मधु की बात सुनकर परिमला परेशान हो जाता है। मधु ने परिवार को अब तक सिर्फ इतना बताया था कि वर्गीस उसका पीछा करता है, लेकिन उसके साथ इतनी सारी घटनाएं हो चुकी थी। परिमला को डर था कि अगर पुलिस को ये बातें पता चली तो उनका पूरा परिवार शक के घेरे में आ जाएगा। इसी बीच इंस्पेक्टर एम पेरुमान वर्गीस के दोस्तों को थाने बुलाकर पूछताछ करता है। सभी दोस्त एक ही नाम लेते हैं, निकोलस। वर्गीस ने जिस पीटर को मारकर अपने पापा की मौत का बदला लिया था, निकोलस उसी पीटर का भाई था। इसके अलावा निकोलस का वर्गीस की माँ के साथ भी काफी करीबी रिश्ता था। जब वर्गीस को इसके बारे में पता चला तो उसने निकोलस को इलाके से भगा दिया था और अपनी माँ को भी धमकाया था कि निकोलस दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो वो उसे मार देगा। इसलिए पुलिस को लगता है कि निकोलस ने पुरानी दुश्मनी और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वर्गीस की हत्या की होगी। दूसरी तरफ राघवन की पत्नी परिमला को फोन करती है। वो बताती है कि राघवन चेन्नई जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। परिमला तुरंत राघवन को फोन करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। असल में राघवन और परिमला का छोटा भाई कामाक्षी चेन्नई की एक लॉज में छिपकर शराब पी रहे थे। दोनों जानबूझकर परिमला की कॉल नहीं उठा रहे थे। अब परिमला का शक और मजबूत हो जाता है। इसी दौरान इंस्पेक्टर एम पेरुमान मधु को फोन करता है। वो बताता है कि वर्गीस की मौत से पहले आखिरी फोन मधु ने किया था। मधु ने वर्गीस को फोन करके कहा था कि उसके लिए एक दिवाली गिफ्ट है और उसे तोमिल कुप्पम नाम की जगह पर आना होगा। इंस्पेक्टर पूछता है कि मधु और वर्गीस के बीच असली रिश्ता क्या था। मधु घबराकर फोन काट देती है। इंस्पेक्टर तुरंत अपने जीप लेकर उसके घर की तरफ निकल जाता है। इधर परिमला पूरे परिवार को एक एक कमरे में बैठाकर समझाता है कि अब सबसे जरूरी काम पुलिस से बचना है। वो बोलता है कि चारों में से किसी एक ने वर्गीस को मारा हो या ना मारा हो, पुलिस उन सभी को पकड़ सकती है। इसलिए सभी को एक ही कहानी बोलनी होगी कि वो वर्गीस को ठीक से जानते भी नहीं थे। परिमला को फिल्म पापनासम या हिंदी में दृश्यम याद आती है, जिसमें कमल हसन पुलिस से अपने परिवार को बचाने के लिए सबको एक जैसी कहानी याद करवाता है। स्वतंत्रता बोलती है कि उसे फिल्म ठीक से याद नहीं है। अगर पूरा परिवार फिल्म दोबारा देख ले तो पुलिस के सामने एक जैसा जवाब देना आसान होगा। शक्ति बताती है कि फिल्म देखने के लिए OTT का 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत लगभग 300 रुपए है। कंजूस परिमला पैसे खर्च करने से पहले थोड़ी देर सोचता है, फिर हत्या के केस से बचने
देखने के लिए मजबूरी में सब्सक्रिप्शन ले लेता है। पूरा परिवार टीवी के सामने बैठकर पापा नासम देख रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर की जीप उनके दरवाजे के सामने आकर रुकती है। चारों घबराकर तुरंत टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनके घर नहीं आया था। उसने जीप सिर्फ कुछ देर के लिए वहाँ रोकी थी और फिर आगे निकल गया। इंस्पेक्टर मधु के फोन नंबर की लोकेशन और घर का पता करवा चुका था, लेकिन अभी वो सीधे पूछताछ नहीं करना चाहता था। अगली सुबह परिमला ऑफिस जाने से पहले स्वतंत्रता को समझाता है कि वो और दोनों बेटियां बाहर रहेंगे। अगर पुलिस घर आए तो स्वतंत्रता को बहुत सावधानी से जवाब देना होगा। स्वतंत्रता मजाक में बोलती है कि उसे घर के अंदर बंद करके चले जाए ताकि पुलिस के आने पर वो दरवाजा ही ना खोले। परिमला सच में घर को बाहर से लॉक कर देता है और स्वतंत्रता अंदर रह जाती है। जब परिमला और बेटियां बाहर निकलती है तो मकान मालिक उन्हें रोकता है। वो बताता है कि वर्गीस कई बार उनके घर आकर झगड़ा कर चुका था, इसलिए पुलिस सबसे पहले इसी परिवार से पूछताछ करेगी। वो शाम तक घर खाली करने के लिए भी बोल देता है। दूसरी तरफ वर्गीस की मां अपने बेटे के दोस्तों से वादा करती है कि जिसने भी वर्गीस के कातिल को ढूंढ लिया वो अपना घर उसके नाम कर देगी। वर्गीस के दोस्त बताते हैं कि उसकी मौत के बाद ना निकोलस आया और ना ही असलान वर्गीस का ड्रग्स के धंधे में बड़ा पार्टनर था। वर्गीस स्कूल, कॉलेज और नाइट पार्टियों में ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था और असलान इसी ड्रग्स के जरिए बड़ी पार्टियां करवाता था। वर्गीस की मौत के बाद भी असलान का गायब रहना शक पैदा कर रहा था। इसी दौरान पुलिस वर्गीस के दोस्तों को दोबारा थाने बुलाती है। इंस्पेक्टर पूछता है कि ड्रग्स का माल कहां से आता था, लेकिन कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि असलान उसी रात एक बड़ी पार्टी करने वाला है। वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्टैम्प नाम का खतरनाक ड्रग दिया जाता है। पुलिस पार्टी पर छापा मारने की तैयारी करने लगती है। उधर शक्ति पहली बार चिट्टू को अपने घर लेकर आती है। उसकी माँ ने मजाक में कहा था कि वो उस लड़के को देखना चाहती है जिसकी जिंदगी शक्ति से शादी करने के बाद मुश्किल होने वाली है। शक्ति इस बात को सीरियसली ले लेती है और चिट्टू को माँ के सामने खड़ा कर देती है। स्वतंत्रता उससे कुछ नॉर्मल बातें करती है और शक्ति से बोलती है कि अभी परिमला को इस रिश्ते के बारे में ना बताया जाए, सही समय आने पर वो खुद बात करेगी। इसी समय इंस्पेक्टर की जीप दोबारा घर के सामने आकर रुकती है। सभी को लगता है कि इंस्पेक्टर आखिरकार पूछताछ करने आ गया, लेकिन वो सामने की दुकान पर सिर्फ ठंडा पीने जाता है। चिट्टी भी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उस रात परिमला के घर एक स्पीड पोस्ट आता है। चिट्ठी में लिखा था कि परिवार के 4 सदस्यों में से किसी एक ने आदमी भेजकर वर्गीस की हत्या करवाई है। चिट्ठी भेजने वाले के पास पूरी घटना का वीडियो भी था। अगर परिवार वो वीडियो चाहता है तो उसे 20 लाख रुपए देने होंगे। पैसे न देने पर वीडियो सोशल मीडिया और पुलिस तक पहुंचा दिया जाएगा। चिट्ठी के नीचे भेजने वाले ने अपना नाम अग्निसाक्षी लिखा था। चिट्ठी पढ़ते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। स्वतंत्रता को याद आता है कि दिवाली की रात छत पर खड़े होने के दौरान परिमला को एक फोन आया था। वो काफी देर तक परिवार से दूर जाकर बात कर रहा था। स्वतंत्रता को लगता है कि शायद परिमला ने उसी फोन पर किसी को वर्गीस का हत्या करने का काम दिया था, लेकिन परिमला फिर से उसके भाई राघवन का नाम लेता है। वो बोलता है कि राघवन गांव जाने के बाद गए चेन्नई आया था, इसलिए हो सकता है कि स्वतंत्रता ने अपने भाई से ये हत्या करवाई हो। दोनों एक दूसरे पर शक करते रहते हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उधर असलान की नाइट पार्टी चल रही होती है। बड़ी संख्या में कॉलेज के स्टूडेंट्स ड्रग्स लेकर डांस कर रहे होते हैं। अचानक एक लड़का जमीन पर गिर जाता है। उसी समय पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस को देखते ही असलान पीछे के रास्ते से भाग जाता है। बेहोश स्टूडेंट को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बचती। डॉक्टर बताता है कि उसने स्टैम्प नाम का ड्रग लिया था, जिससे उसे हार्ट अटैक आ गया। इस ड्रग का लगातार इस्तेमाल दिमाग की नसों को खराब कर देता है और कुछ समय बाद इंसान अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। डॉक्टर पुलिस को वार्निंग देता है कि इस ड्रग की सप्लाई जल्दी नहीं रोकी गई तो बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट इसकी वजह से मारे जाएंगे। दूसरी तरफ शक्ति और चिट्टू समुद्र किनारे पानी पूरी खा रहे होते हैं। इंस्पेक्टर एम पेरवान भी वहां पहुंच जाता है। वो चिट्टू से पूछता है कि शक्ति कौन है। चिट्टू उसे सिर्फ अपने दोस्त बताता है। इसके बाद इंस्पेक्टर शक्ति से पूछता है कि वो चिट्टू को कितने समय से जानती है। शक्ति बताते है कि उनकी मुलाकात कुछ समय पहले ही हुई थी। इंस्पेक्टर चिट्टू से उसकी चोरी हुई बाइक के बारे में भी पूछता है। चिट्टू जवाब देता है कि बाइक अभी तक नहीं मिली। इंस्पेक्टर दोनों को ध्यान से देखकर वहां से चला जाता है। उसी रात परिमला को फोन आता है कि गांव में उसकी बड़ी बहन की हालत बहुत खराब है। परिमला तुरंत गांव के लिए निकल जाता है। अगले सुबह पुलिस को असलान की बॉडी समुद्र किनारे मिलती है। एक दिन पहले तक जिस आदमी पर वर्गीस की हत्या का शक था, अब उसकी भी हत्या हो चुकी थी। इसी दिन परिमला के घर एक और स्पीड पोस्ट आता है। इस बार चिट्ठी में लिखा था कि स्वतंत्रता को छोड़कर बाकी 3 लोगों में से कोई एक वर्गीस के हत्या के बारे में पूरा सच जानता है। पैसे देने में देर होने की वजह से 20 लाख की रकम बढ़ाकर 25 लाख
लॉक कर दी गई थी। अब परिवार का डर और बढ़ जाता है। इंस्पेक्टर वर्गीस की मौत से पहले की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दोबारा देखता है। फुटेज में वर्गीस के बाइक पर एक खास दिवाली गिफ्ट बॉक्स दिखाई देता है। अगले सुबह वैसा ही गिफ्ट बॉक्स परिमला के घर के बाहर मिला था। पुलिस इस इलाके के मोबाइल टावर की जानकारी निकलवाती है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि रात करीब 9:30 बजे मधु को एक अनजान नंबर से फोन आया था। ये फोन उसके मामा राघवन और चाचा कामाक्षी ने किया था। इसके करीब 15 मिनट बाद मधु ने वर्गीस को फोन करके कहा था कि वो उसके लिए दिवाली का गिफ्ट लेकर तोमिल कुप्पम में इंतजार कर रही है। वर्गीस वहाँ पहुंचा और कुछ समय बाद राघवन और कामाक्षी भी वहाँ आ गए। सीसीटीवी से ये भी पता चलता है कि दोनों वर्गीस के बाइक से गिफ्ट बॉक्स लेकर गए और बाद में वही बॉक्स परिमला के घर के बाहर रख दिया गया। इधर गांव में परिमला की बहन की मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के दौरान राघवन और कामाक्षी भी वहाँ पहुँचते हैं। परिमला दोनों को अलग ले जाकर दिवाली वाली रात के बारे में पूछता है। तभी दोनों पूरी बात बताते हैं। शक्ति के फोन के बाद वो चेन्नई आए थे। मधु ने वर्गीस को फोन करके तोमिल कुप्पम बुलाया। राघवन और कामाक्षी ने वर्गीस से सोशल मीडिया पर डाली गई मधु की फोटो डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन वर्गीस ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उल्टा उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। मारपीट के दौरान वर्गीस जमीन पर गिरा और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। राघवन और कामाक्षी को लगा कि शायद उसकी मौत हो गई। दोनों डरकर वहां से भाग गए। अगली सुबह घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में भीड़ देखी और तब उन्हें पता चला कि वर्गीस सच में मर चुका है। दोनों ने वर्गीस के बाइक से लिया हुआ गिफ्ट बॉक्स परिमला के घर के बाहर रख दिया और फिर चेन्नई छोड़कर चले गए। उनकी बात सुनकर पूरा परिवार मान लेता है कि वर्गीस की मौत उन्हीं की पिटाई से हुई थी। लेकिन मधु अचानक रोने लगती है। वो पूछती है कि वर्गीस ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया था कि सभी ने मिलकर उसे मार डाला। मधु की बात सुनकर शक्ति को शक होता है कि कहीं उसकी छोटी बहन सच में वर्गीस से प्यार तो नहीं करने लगी थी। स्वतंत्रता को भी यह सुनकर झटका लगता है। मधु खुद नहीं समझ पा रही थी कि वर्गीस को लेकर उसके मन में क्या था। वो उसके पीछा करने और जबरदस्ती से परेशान थी। लेकिन वर्गीस की माँ की बातें और उसके साथ हुई कुछ घटनाओं की वजह से उसके मन में थोड़ी नरमी आ गई थी। इसी बीच दो पुलिस वाले गांव पहुंचते हैं। उन्हें देखकर राघवन और कामाक्षी बहुत डर जाते हैं। तब वो एक और जरूरी बात बताते हैं। जब वो वर्गीस को छोड़कर वहां से गए थे तब उसकी सांसें चल रही थी। वर्गीस घायल जरूर था लेकिन जिंदा था, यानी सिर पर लगी चोट उसकी मौत की असली वजह नहीं थी। दोनों के जाने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति वहां पहुंचा था जिसने तार से उसका गला दबाया और उसका हाथ काटा। अब मामला फिर से उलझ जाता है। इधर पुलिस परिमला के घर भी पहुंचती है, लेकिन परिवार गांव गया हुआ था और घर बंद था। मकान मालिक परिवार को फोन करता है, लेकिन शक्ति को लगता है कि वो फिर से पानी की मोटर बंद न करने की शिकायत करेगा, इसलिए वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। मकान मालिक परिमला को फोन करके बताता है कि पुलिस हत्या के मामले में उसके परिवार को ढूंढ रही है। ये सुनते ही परिमला कुछ समय के लिए अपने फोन बंद कर देता है। पुलिस मकान मालिक से चाबी लेकर परिमला के घर की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान एक पुलिस ऑफिसर को हत्या और पुलिस जांच से जुड़ी किताब मिलती है। इससे परिवार पर शक और बढ़ जाता है। आधी रात को परिमला का परिवार चुपचाप वापस घर लौट आता है। अंदर आते ही परिमला समझ जाता है कि पुलिस घर की तलाशी ले चुकी है। उस रात मधु को बार बार वर्गीस दिखाई देता है। असल में वो कोई भूत नहीं बल्कि मधु के अंदर का डर था। उसे लगता था कि उसकी वजह से वर्गीस को उस जगह बुलाया गया और बाद में उसकी हत्या हो गई। एक रात मधु डर कर चीखती है। शक्ति नींद में बोलती है कि वर्गीस कुछ देर पहले उसके सपने में भी आया था और उसने उसे बाहर भगा दिया है, इसलिए अब मधु आराम से सो सकती है। दूसरी तरफ वर्गीस की माँ और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने लगते हैं। वो वर्गीस के कातिल को जल्दी पकड़ने की मांग करती है। इंस्पेक्टर एम पेरुमान उनसे 10 दिन का समय मांगता है, लेकिन पुलिस विभाग के अंदर भी एम पेरुमान के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे थे। एक एएसआई को लगता है कि इंस्पेक्टर इस केस को जानबूझकर धीरे चला रहा है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक बार त्योहार के दौरान एम पेरुमान ने वर्गीस और उसके आदमियों को सड़क से हटने के लिए कहा था। वर्गीस ने उल्टा उसे धमकी दी थी कि वो उसके इलाके में आकर उसी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। उस समय एम पेरुमान ने उसका नाम पूछा और नाम सुनने के बाद बिना कार्रवाई किए उसे छोड़ दिया था। इस घटना की वजह से एएसआई को इंस्पेक्टर पर शक था। एएसआई एम पेरुमान से पूछता है कि वो इस केस को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। एम पेरुमान उल्टा उसे पूछता है कि उसे किस पर शक है। एएसआई परिमलम और उसके परिवार का नाम लेता है। वर्गीस ने मधु के साथ जबरदस्ती फोटो पोस्ट की थी और उसे किस भी किया था। इसके अलावा उसने शक्ति के चेहरे पर अंडा फेंककर उसे बेइज्जत किया था। एएसआई को लगता है कि परिवार ने शक्ति के बॉयफ्रेंड या रिश्तेदारों की मदद से वर्गीस को मरवाया होगा, लेकिन एम पेरुमान अभी भी निकोलस पर शक होने की बात कहता है। इसी बीच चिट्टू कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है। शक्ति उसे मिलने पहुंचती है और पूछती है कि उसने कई दिनों से फोन क्यों नहीं किया। चिट्टू बोलता है कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर पाया। कुछ समय बाद परिमला के घर पर तीसरा स्पीड
स्पीड पोस्ट आता है। इस बार चिट्ठी मकान मालिक के हाथ लग जाती है। वो बिना पूछे उसे खोलकर पढ़ लेता है। चिट्ठी में लिखा था कि परिवार के दोनों बेटियों में से किसी एक को वर्गीस की हत्या का पूरा सच पता है। अब वीडियो के बदले 30 लाख रुपए मांगे गए थे। मकान मालिक घबरा कर परिमला से तुरंत घर खाली करने के लिए बोलता है। वो धमकी देता है कि परिवार घर खाली नहीं करेगा तो वो खुद पुलिस को सब कुछ बता देगा। तभी शक्ति उल्टा उसे धमकाती है कि किसी और की चिट्ठी खोलना भी क्राइम है। अगर उसने पुलिस को बुलाया तो शक्ति भी उसके खिलाफ केस कर देगी। मकान मालिक डर कर वहाँ से चला जाता है। परिमला परिवार को समझाता है कि हो सकता है राघवन और कामाक्षी की पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया हो, वही व्यक्ति अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो। दूसरी तरफ मधु कॉलेज से लौट रही होती है। तभी वर्गीस की माँ और उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। वर्गीस की माँ पूछती है कि मधु ने उसके बेटे के साथ क्या किया। मधु जवाब देती है कि उसने वर्गीस से कभी प्यार नहीं किया था, वर्गीस से जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी वर्गीस का एक दोस्त असली बात बता देता है। वर्गीस मधु से सच्चा प्यार नहीं करता था, उसके असली गर्लफ्रेंड गौतमी नाम की लड़की थी। दोनों का ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद वर्गीस ने मधु का पीछा करना शुरू किया। ये सुनकर मधु को बहुत बुरा लगता है। वर्गीस की माँ मधु से उसके पापा के बारे में पूछती है। मधु मजाक में बोल देती है कि उसके पापा बड़े ऑफिसरों को ट्रेनिंग देते हैं। ये सुनकर वर्गीस की माँ को लगता है कि इनका परिवार बहुत ताकतवर है और वो मधु को जाने देती है। घर पहुंचने के बाद मधु को पता चलता है कि परिमला की महंगी शराब की बोतल आधी खाली हो चुकी है। पूछने पर मधु कबूल करती है कि उसकी दोस्त ने बताया था कि रोज थोड़ी सी वाइन पीने से चेहरे पर ग्लो आता है, इसलिए वो रोज सुबह 2 घूंट पी रही थी। परिमला बोलता है कि बोतल 1500 रुपए की थी और अब उसमें सिर्फ 700 रुपए जितनी शराब बची है, इसलिए बाकी बोतल मधु ही खत्म कर सकती है। असल में मधु चेहरे के ग्लो के लिए नहीं बल्कि वर्गीस से जुड़ी बातें और अपने टूटे हुए दिल की वजह से शराब पी रही थी। उसी रात नशे में उसे फिर से वर्गीस दिखाई देता है। मधु गुस्से में बोलते है कि वर्गीस उसका पीछा सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा था, अगर वो सच में गौतमी से प्यार करता था तो अभी उसी के पास जाए। इसके बाद उसे दिखाई दे रहा वर्गीस गायब हो जाता है। ऐसा ही अब चुपचाप अपनी अलग जांच शुरू करता है। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसे बताता है कि सबसे पहले वर्गीस के सिर पर पत्थर की चोट लगी थी, इसके बाद तार से उसका गला दबाया गया, लेकिन इन दोनों घटनाओं के बाद भी उसके शरीर में थोड़ी जान बची हुई थी। उसकी मौत की आखिरी और सबसे बड़ी वजह दायां हाथ काटे जाने से हुआ बहुत ज्यादा खून बहना था, यानी वर्गीस के ऊपर एक के बाद एक कई हमले किए गए थे। ऐसे गोमती से भी पूछताछ करता है। गोमती बताती है कि वो वर्गीस को छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि वो एक नॉर्मल और सुरक्षित जिंदगी चाहती थी। उसका वर्गीस की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। गोमती के परिवार का संबंध वेलुमणि नाम के एक ताकतवर आदमी से था जिसके पास अपने गुंडे भी थे, लेकिन वेलुमणि पूछताछ में बोलता है कि वो बड़े लोगों के मामले संभालता है। वर्गीस जैसे छोटे गुंडे को मारने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। निकोलस को भी पुलिस पकड़कर थाने लाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इसी बीच परिमला खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो बोलता है कि पुलिस बार बार उसके घर न आए, अगर कोई पूछताछ करनी है तो उसे स्टेशन बुला लिया जाए। वहीं उसे पता चलता है कि पुलिस ने राघवन और कामाक्षी को दूसरे शहर से पकड़ लिया है। इधर इंस्पेक्टर एम पेरुमान वर्गीस की मां के घर छापा मारता है। वहीं बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं। पुलिस वर्गीस की मां को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग जाती है। एक ताकतवर नेता इंस्पेक्टर को फोन करके धमकी देता है कि वर्गीस की मां को गिरफ्तार किया गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। कुछ समय बाद वर्गीस की मां की लाश समुद्र किनारे मिलती है। अब वर्गीस, असलान और वर्गीस की मां तीनों मारे जा चुके थे। वर्गीस के दोस्तों में से एक आदमी उसकी मां की लाश देखकर दुखी होने के बजाय चुपचाप अलग चला जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने एक बार वर्गीस से ड्रग्स के धंधे में अपना हिस्सा मांगा था। वर्गीस ने उसे थप्पड़ मारा था और उसकी मां ने भी उसे बेइज्जत किया था, इसलिए कुछ समय के लिए शक उस आदमी पर भी जाता है। अब इंस्पेक्टर और एसआई सीधे परिमला के घर पहुंचते हैं। वो पूछते हैं कि राघवन और कामाक्षी को चेन्नई किसने बुलाया था। मधु कबूल करती है कि उसने ही वर्गीस को फोन करके तोमिल कुप्पम बुलाया था, लेकिन ये सब उसने अपने मामा और चाचा के कहने पर किया था। इसके बाद इंस्पेक्टर इस केस का सबसे बड़ा खुलासा करता है। वो बताता है कि शक्ति का बॉयफ्रेंड चिट्टू कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि ड्रग्स के धंधे में शामिल एक बड़ा डीलर है। दिवाली वाली रात जब राघवन और कामाक्षी वर्गीस को पीट रहे थे तब चिट्टू छिपकर उनकी वीडियो बना रहा था। दोनों के भागने के बाद चिट्टू घायल वर्गीस के पास पहुंचा और तार से उसका गला दबा दिया। इसके बाद उसी ने पुलिस स्टेशन में वो वीडियो भेजा जिसके जांच का शक राघवन और कामाक्षी पर चला जाए। पूछताछ से साफ हो गया कि दोनों ने वर्गीस को पीटा जरूर था लेकिन उसकी हत्या नहीं की थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। शक
शक्ति पूछती है कि चिट्टू वर्गीस को क्यों मारेगा। इंस्पेक्टर बताता है कि वर्गीस छोटे लेवल पर ड्रग्स बेचता था, लेकिन चिट्टू उससे कहीं बड़ा डीलर था। चिट्टू ने वर्गीस को करीब 50 लाख रुपए का माल बेचने के लिए दिया था। वर्गीस ने वो माल किसी दूसरे डीलर को बेच दिया और चिट्टू से झूठ बोल दिया कि पूरा माल चोरी हो गया। जब चिट्टू को धोखे के बारे में पता चला तो उसने बदला लेने के लिए वर्गीस को मार दिया। इंस्पेक्टर ये भी बताता है कि चिट्टू ने शक्ति की जानकारी के बिना करीब 50 लाख रुपए का ड्रग्स उनके घर में छिपाया था। वर्गीस की हत्या के अगले दिन उसने अपनी बाइक चोरी होने की झूठी शिकायत दर्ज करवाई ताकि वो पुलिस स्टेशन के अंदर रहकर जांच की सारी गतिविधियां देख सके। शक्ति को विश्वास नहीं होता कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो इतना बड़ा क्रिमिनल हो सकता है। तभी स्वतंत्रता इंस्पेक्टर से पूछती है कि परिवार को स्पीड पोस्ट से ब्लैकमेलिंग वाली चिट्ठियां कौन भेज रहा था। इंस्पेक्टर के जवाब देने से पहले परिमला खुद बोलता है कि वो सभी चिट्ठियां उसी ने भेजी थी। असल में परिमला को अपने परिवार के तीनों सदस्यों पर शक था। उसे लगता था कि स्वतंत्रता ने अपने भाई से, शक्ति ने चिट्टू से या मधु ने किसी से वर्गीस की हत्या करवाई होगी, इसलिए उसने अलग अलग बातें लिखकर चिट्ठियां भेजी और हर चिट्ठी के बाद परिवार के लोगों का रिएक्शन देखी। परिमला बचपन से पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। वो फिजिकल टेस्ट में पास हो जाता था, लेकिन एग्जाम के टाइम बार बार फेल हो जाता था। आखिरकार उम्र निकल गई और उसका पुलिस बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। फिर भी उसके अंदर का जासूसी दिमाग हमेशा काम करता रहता था। इस वजह से उसने अपने परिवार के अंदर छिपे सच को बाहर लाने के लिए नकली ब्लैकमेलर बनने का नाटक किया। चिट्टू को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। शक्ति उसके सामने पहुंचती है और सच्चाई पूछती है। चिट्टू कबूल करता है कि वो ड्रग डीलर है और सामने से ये भी मान लेता है कि उन हत्याओं में उसका हाथ था, लेकिन वो बोलता है कि शक्ति के लिए उसका प्यार झूठा नहीं था। शक्ति पूछती है कि उसने ड्रग्स उसके घर में कहाँ छिपाया था। चिट्टू बताता है कि जिस दिन वो पहली बार उसके घर आया था उसी समय इंस्पेक्टर की गाड़ी बाहर आ गई थी। पुलिस को देखकर वो डर गया और घर के अंदर रखे एक पुराने बक्से में ड्रग्स का पैकेट छिपा दिया। शक्ति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से चिट्टू चिल्लाकर बोलता है कि वो ड्रग्स डीलर जरूर है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से हत्याएं नहीं की। परिवार उसके बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद इंस्पेक्टर शक्ति से नवीन नाम के लड़के के बारे में पूछता है। शक्ति बताती है कि नवीन उसका कॉलेज का दोस्त था और वो उसे छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई थी। तब इंस्पेक्टर बताता है कि नवीन उसका बेटा था। यहीं से कहानी की असली सच्चाई सामने आने लगती है। नवीन ने एक दिन अपने पापा को बताया था कि कॉलेज बस में 5 सीनियर स्टूडेंट रोज ड्रग्स लेकर आते हैं। इंस्पेक्टर ने उसे प्रिंसिपल से शिकायत करने के लिए कहा। नवीन ने प्रिंसिपल को सारी बात बता दी और उन 5 स्टूडेंट को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। बदला लेने के लिए वो स्टूडेंट्स ड्रग्स के नशे में नवीन के पीछे पड़ गए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उन 5 को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन असली ड्रग नेटवर्क तक पहुंच नहीं पाई। दूसरी तरफ मंत्री खुलेआम दावा करता रहा कि राज्य में ड्रग्स की कोई समस्या ही नहीं है। अपने बेटे की मौत से इंस्पेक्टर एम पेरुमान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने कमिश्नर से कहा कि वो इस ड्रग्स नेटवर्क को जड़ से खत्म करना चाहता है ताकि उसके बेटे की तरह किसी और बच्चे की जान ना जाए, लेकिन कमिश्नर ने साफ बोल दिया कि बड़े नेताओं और ताकतवर लोगों का सहारा मिलने की वजह से पुलिस सीधे इन डीलरों पर हाथ नहीं डाल सकती। इसके बाद एम पेरुमान ने कानून से बाहर जाकर अपना प्लान बनाया। उसने पहले ही चिट्टू को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे ड्रग्स के केस में 25 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर चिट्टू उसकी बात मानकर वर्गीस और बाकी डीलरों को खत्म कर देगा तो उसे बचा लिया जाएगा और ड्रग्स के पैसों में से हिस्सा भी मिलेगा। चिट्टू के पास इंस्पेक्टर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दिवाली की रात राघवन और कामाक्षी की पिटाई के बाद वर्गीस जमीन पर घायल पड़ा था। चिट्टू ने पहले उनकी वीडियो बनाई ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा शक उन्हीं दोनों पर डाला जा सके। उनके जाने के बाद चिट्टू ने इंस्पेक्टर के ऑर्डर पर तार से वर्गीस का गला दबा दिया, लेकिन वर्गीस की सांसें पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर खुद वहां पहुंचा। वर्गीस ही उस ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा था जिसने नवीन की जिंदगी बर्बाद की थी। गुस्से में इंस्पेक्टर ने उसका दायां हाथ काट दिया। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से आखिरकार वर्गीस की मौत हो गई। इसके बाद इंस्पेक्टर ने चिट्टू को असलान की हत्या करने का ऑर्डर दिया। असलान कॉलेज के पार्टियों के जरिए स्टूडेंट्स तक ड्रग्स पहुंचाता था। अगर वो जिंदा रहा तो पूरा नेटवर्क दोबारा खड़ा हो सकता था। चिट्टू ने इंस्पेक्टर के दबाव में असलान को भी मार दिया। फिर वर्गीस की मां के घर से ड्रग्स मिलने के बाद इंस्पेक्टर ने उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला किया। वो जानता था कि राजनीतिक दबाव की वजह से कानून उसे सजा नहीं दे पाएगा। चिट्टू ने इंस्पेक्टर के ऑर्डर पर वर्गीस की मां की भी हत्या कर दी। इस तरह बाहर से देखने पर सभी हत्याएं गैंग वॉर थी। ड्रग्स, पैसों और आपसी बदले की वजह से हुई लग रही थी, लेकिन असली मास्टरमाइंड इंस्पेक्टर एम पेरुमान था। उसने परिवार के झगड़े, राघवन और कामाक्षी की पिटाई, चिट्टू की ड्रग्स वाली दुश्मनी और वर्गीस के पुराने दुश्मनों का फायदा उठाकर इतने सारे संदिग्ध खड़े कर दिए कि किसी का ध्यान उस तक ना पहुंच सके। परिमला पुलिस स्टेशन से बाहर आकर स्वतंत्रता को फोन करता है। वो बोलता
बोलता है कि चिट्टू ने ड्रग्स उनके घर के पुराने बक्से में छिपाई है, लेकिन स्वतंत्रता बताती है कि घर की सफाई करते समय उसने वह पुराना बक्सा कचरे में फेंक दिया था। अब ड्रग्स का सबसे बड़ा सबूत भी उनके घर से बाहर जा चुका था। धीरे धीरे परिमला को भी समझ आ जाता है कि चिट्टू ने ये सब अकेले नहीं किया, पूरे खेल के पीछे इंस्पेक्टर था। दूसरी तरफ एसआई अपने सीक्रेट जांच की जानकारी कमिश्नर को देता है। वो बताता है कि इंस्पेक्टर एम पेरुमान ने चिट्टू का इस्तेमाल करके वर्गीस, असलन और वर्गीस की मां की हत्या करवाई है। अब इंस्पेक्टर जेल के अंदर ही चिट्टू को मरवाने की तैयारी भी कर रहा है ताकि उसके खिलाफ कोई गवाह ना बचे। इस बीच परिमला का परिवार मकान खाली कर देता है। सारा सामान गाड़ी में रखकर चारों एक नई जगह और नई जिंदगी की तरफ निकल जाती है। रास्ते में इंस्पेक्टर शक्ति को फोन करता है। वो प्यार से बोलता है कि शक्ति उसके लिए नवीन की तरह ही है, वो जहाँ भी जाएगी इंस्पेक्टर उसकी प्रोटेक्ट करता रहेगा। तभी परिमला फोन लेकर इंस्पेक्टर से बोलता है कि उसने जो कुछ भी किया है उसकी पूरी सच्चाई उसे समझ आ चुकी है। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और पूछता है कि परिमला को आखिर क्या पता है। परिमला मुस्कुराकर बोलता है कि बाकी बात वो इसका सेकंड पार्ट में बताएगा। इसके बाद परिवार की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बस ये था परिमला एंड को मूवी की पूरी कहानी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।